शकुंतला देवी की कोख से 5 कुल दीपकों के बाद एक लक्ष्मी ने जन्म लिया था और अपनी एक लौती बेटी को पाकर वो बहुत खुश थी, जिसका नाम वो नंदिनी रखती है। धीरे धीरे समय बीतता है और नंदिनी अपने 5 भाइयों के साथ हंसते खेलते हुए बड़ी हो जाती है। शकुंतला देवी भी अब एक एक करके अपने बेटों की शादी करना शुरू कर देती है और बुढ़ापे में अपनी बहुओं के हाथों अपनी सेवा कराने का सुख उठाती है। लेकिन अपनी एक लौती बेटी को डोली में चढ़ते देखने से पहले ही उसकी जीवन रेखा समाप्त हो जाती है, जिसके बाद नंदिनी की जिम्मेदारी उसके 5 भाइयों और भाभियों पर आ जाती है। एक सुबह नंदिनी की 5 भाभियां मंदिर में पूजा कर रही होती हैं। तभी आधी कच्ची नींद में नंदिनी मंदिर में आकर कहती है, 5 भाभी माताओं को उनकी इकलौती ननद का प्रणाम। हो गई तुम्हारी सुबह? हमें तो लगा था रोज की तरह तुम्हें प्रसाद देने के लिए कमरे में ही जाना पड़ेगा। अब इकलौती ननद है 5 भाभीयों की, ये फायदा नहीं उठाएगी तो क्या हम उठाएंगे? सुबह सुबह मंदिर में खड़ी होकर कड़वे वचन क्यों बोलती हो भाभी? मैंने कौन सा आपका प्रसाद छीन कर खा लिया? लागत है ननद जी आज सुबह सुबह मजाक के मूड में बा। सही पकड़ियो मेरी भोजपुरी भाभी, तोहरी ननदिया आज मस्ती मजाक के मूड में बा। अच्छा भाभीओ, मुझे ना आप 5 से एक जरूरी काम है। आप लोग नाश्ते की टेबल पर पहुँचिए, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ। अरे ऐसी भी क्या जरूरी बात करनी है नंदिनी? कुछ ही देर में पता चल जाएगा। दीदी चलिए, नाश्ता भी तैयार करना है, वरना हमारी इकलौती ननद के 5 भाई एक साथ नाश्ता के लिए चिल्लाने लगेंगे। तभी नंदिनी फ्रेश होने चली जाती है तो उसकी 5 भाभियां भी अपने काम पर लग जाती हैं। कुछ देर में सभी नाश्ते के लिए हॉल में आते हैं। 5 भाई अपनी बहन को मुस्कुराता हुआ देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी नंदिनी का बड़ा भाई सौरभ नंदिनी से कहता है, क्या बात है नंदिनी, आज बड़ी चहक रही हो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी भाभी ने कहा था कि तुम्हें जरूरी बात करनी है हमसे, क्या बात है कहो। भैया वैसे तो आज तक आपने मुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन अब जब मेरा कॉलेज पूरा हो गया है तो मैं जॉब करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे आप लोगों की इजाजत चाहिए। उसकी बात सुनकर उसके भैया भाभी उसकी तरफ इस तरह घूरने लग जाते हैं मानो उसने जॉब पर जाने की नहीं, दुनिया छोड़कर जाने की परमिशन मांग ली हो। तभी उसकी भोजपुरिया भाभी नीलम कहती है, अरे क्या बात कर रही हो ननदिया जी, तुम काहे के लिए किसी की चाकरी करोगी? दीदी उसे नौकरी कहते हैं और फिर बुराई ही क्या है इसमें? घर में तो उसे कोई काम होता ही नहीं, तो बाहर जाकर ही कुछ करने दो। कोई जरूरत नहीं है नंदिनी, याद है ना माँ ने जाते हुए क्या कहा था कि जब उनके रहते हुए तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ और उनके जाने के बाद भी तुम्हें कोई दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए तू कोई जॉब नहीं करेगी। अरे पर उसकी पूरी बात सुन तो लीजिए। देखो जो कह दिया सो कह दिया, अब बात यहीं खत्म, अब नाश्ता करने दो। लो बात शुरू हुई थी कि बिना सॉल्यूशन के खत्म हो गई। उफ। नंदिनी के 5 भाई अपनी बहन को लेकर ज्यादा ही प्रोटेक्टिव थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बहन को उनके रहते किसी भी चीज की कमी हो, जिसके चलते नंदिनी पर कुछ बंदिशें भी थीं। उसे कहीं भी जाना होता तो 5 में से कोई न कोई भाभी उसके साथ जाया करती। एक रोज वो तैयार होकर दबे पांव ही घर से बाहर जा रही होती है। तभी उसकी भाभी निशा की नजर उस पर पड़ती है और वो उसे टोकते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो नन्नी, वो भी इस तरह दबे पाँव? वो भाभी मैं बस निधि के घर जा रही थी, बहुत दिन हो गए ना उससे मिली नहीं हूँ। हाँ तो इतना महंगा फोन दिलाया है तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें, उससे निधि को वीडियो कॉल कर लो ना। भाभी मैं उसके साथ पार्क घूमने जा रही हूँ, अब वो तो वीडियो कॉल पर नहीं हो सकता ना। ठीक है, सुमन दीदी को बुलाती हूँ, वो तुम्हारे साथ चली जाएंगी। लेकिन भाभी जरूरत क्या है? नंदिनी बोल ही रही होती है कि तभी उसकी बड़ी भाभी वहाँ आ जाती है और उसके उदास चेहरे को देखकर उसे अकेले ही घर से बाहर जाने को कह देती है। नंदिनी खुशी खुशी घर से निकल जाती है। तभी निशा गुस्से में कहती है, दीदी ये आपने क्या किया? अगर नंदिनी के भाइयों को पता चला तो वो बेफालतू का गुस्सा करेंगे। निशा क्यों चिंता करती हो? देखा नहीं कैसे चेहरा खिल गया था नंदिनी का। इकलौती ननद है ना हमारी, हम भाभिया उसके मन की बात नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? तुम ज्यादा चिंता मत करो। वैशाली के समझाने पर निशा कुछ नहीं कहती तो उधर नंदिनी अपने दोस्तों के साथ पहली बार बिना किसी रोक टोक के घूम रही थी।
इसलिए वो पूरी तरह बेफिक्र होकर मस्ती करती है, जिसके चलते उसे समय का पता नहीं चलता और शाम के 7 बज जाते हैं। उधर उसके घर ना लौटने से पांचों भाभियां दरवाजे पर नजर टिकाए बैठी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। पांचों को लगता है कि दरवाजे पर नंदिनी होगी, लेकिन नंदिनी से पहले ही उनके पति घर आ जाते हैं और नंदिनी को घर पर ना देखकर परेशान हो जाते हैं। तभी नंदिनी घर आती है और सभी को हॉल में एक साथ देखकर कुछ कह नहीं पाती, तो उसका दूसरा भाई नितिन कहता है, नंदिनी, तुम अकेले घर से बाहर क्या कर रही थी? अब वो भैया, इससे क्या पूछ रहे हो? गलती तो उसकी भाभीियों की है। वैशाली, क्या है ये सब? तुम पांचों से मिलकर इकलौती ननद भी संभाली नहीं जाती। आप इस तरह गुस्सा क्यों कर रहे हो? नंदिनी कोई बच्ची नहीं है। अब हर वक्त क्या उसके भाभियां उसके आगे पीछे करती रहेगी? भाभी, नंदिनी का इतनी देर तक घर से बाहर रहना ठीक है क्या? अगर आप पांचों में से उसके साथ कोई होता ना तो हमें चिंता नहीं होती और ना आप लोगों को सुनना पड़ता। देखा दीदी, मैंने कहा था आपको, पर आपने मेरी नहीं सुनी। भाभी की कोई गलती नहीं है भैया, वो तो। अब नंदिनी, तुम ना ही बोलो तो अच्छा है। अब आपकी बहन आ गई है तो आप लोग मुंह हाथ धोकर खाना खाने के लिए आ जाइए। इस सब बखेड़ा के चक्कर में ये खनवा भी ठंडा हो गया। सभी वहाँ से चले जाते हैं और नंदिनी अपनी बड़ी भाभी को देखकर अपने कान पकड़कर सॉरी कहती है, तो वैशाली मुस्कुरा देती है। ऐसे ही समय बीतता है और नंदिनी के भाई उसके लिए अच्छे अच्छे घर के रिश्तों की तलाश करने लगते हैं। रविवार की शाम जब सभी हॉल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं, तभी नितिन बाहर से सभी के लिए मिठाई लेकर आता है और सबसे पहले नंदिनी का मुंह मीठा करवाते हुए कहता है, अब हमारी नंदिनी दुल्हन बनेगी। दुल्हन? हाँ, दुल्हन। भैया, सक्सेना जी ने शादी के लिए हाँ कर दी है। साथ ही उन्होंने तो अगले महीने ही शादी की तारीख रखी है। अरे वाह, ये तो सच में खुशखबरी है नितिन। उनकी बात सुनकर नंदिनी और उसकी पांचों भाभियां हैरान रह जाती हैं। नंदिनी बिना कुछ बोले अपने कमरे में जाने लगती है। तभी सुमन उसे रोकते हुए कहती है, रुको नंदिनी, जेठ जी, आपने हमारी एक लौती ननद की शादी तय कर दी और हम भाभीियों से एक बार भी नहीं पूछा। हमें छोड़िए, आपने तो अपनी बहन से भी पूछना जरूरी नहीं समझा। हम उसके भाई हैं, उसके लिए कुछ बुरा थोड़ी सोचेंगे। और नंदिनी से क्या पूछना, वो तो भी बच्ची है, उसने दुनिया कहाँ देखी है अभी। देखूंगी तो तब ना, जब आप मुझे देखने देंगे भैया। आप मुझे खुश देखना चाहते हैं, लेकिन मेरी खुशी है किसमें, ये जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। ये क्या बोल रही हो नंदिनी? सही कह रही है वो। कैसे भाई है आप जो उसे घर से बाहर अकेले नहीं भेज सकते? अब उसकी शादी किसी अनजान के साथ करके उसे ससुराल भेज देंगे? नहीं, हम अपनी ननद के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। भाऊजी सही कहत हैं। अरे आप लोगन ननदिया के लिए उसे बिना पूछे ही रिश्ता जोड़कर चले आए। अरे ननदिया जी को तो अभी शादी करनी ही नहीं हो तो, और आपके लिए शादी भी कर ले तो ओ को खुशी मिलेगी ना ही ना। अपनी पांचों भाभियों को अपने लिए इस तरह बोलता देखकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके भाइयों को भी लगता है कि वो अपनी एक लौती बहन को अच्छी जिंदगी देने की चलती में उसकी खुशियों को ही अनदेखा कर रहे हैं। ये बात समझकर वो फिलहाल के लिए नंदिनी की शादी की बात आगे नहीं बढ़ाते। उमा अपनी बहू सलोनी को बुलाती है और उसे समझाते हुए कहती है, बहू तेरी चाची सास आने वाली है 2 दिन में, तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ जी, आप मुझे ये क्यों बोल रही हो कि कोई कमी नहीं होनी चाहिए? मैं तो वैसे भी हर चीज तरीके से करती हूँ। आज तक आपको शिकायत का मौका नहीं दिया मैंने, तो चाची को कहाँ से दूंगी? बहू, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू कोई कमी नहीं रखेगी, लेकिन तेरी चाची सास पे भरोसा नहीं है। उसे तो बस बाल की खाल निकालने आती है, इसलिए ऐसा कुछ ना ही हो तो वो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है माँ जी, आप बोल रही हो तो मैं अब और भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। लेकिन चाची जी यहाँ आ ही क्यों रही हैं? उन्हें कोई काम है क्या? अगर कोई काम है तो वो तो अनिल जी भी कर सकते हैं ना। देखा बहू, मैं तुझे बस यही समझा रही थी कि तूने मेरे आगे तो बोल दिया कि यहाँ क्यों आ रही है, लेकिन चाची सास के आगे मत बोल दियो। वो तेरी यही बात पकड़ कर बैठ जाएगी और तुझे ताने देने लगेगी। चाची जी से तो मैं पहली बार मिल रही हूँ और अब तक जो भी मुझसे मिलकर गया है उसने तारीफ ही की है। तो आप देख लेना माँ जी, चाची जी भी तारीफ ही करेंगी, इसमें कोई शक नहीं होगा। बहू, यही तो दिक्कत है कि वो बाकी लोगों की तरह नहीं है। तेरी चाची सास के ताने से आज तक कोई नहीं बचा है।
बड़े बूढ़े हर किसी को ताने देती रहती है वो, इसलिए बोल रही हूँ कि उसके आगे कम ही बोलियो। मुझे नहीं पता था चाची जी ऐसी होंगी, इतने ताने देती हैं कि आप बड़ी होने के बाद भी उनसे डर रही हो। बहू मैं डर नहीं रही हूँ, बस तेरे लिए ही बोल रही हूँ कि कहीं उन्होंने फिर तेरे लिए ताना मार दिया और तुझे उनकी बात बुरी न लग जाए। ठीक है माँ जी, मैं आपकी बात समझ गई, मैं उनके आगे ज्यादा बोलूंगी ही नहीं। उमा ने अपनी बहू को अच्छे से समझा दिया था कि अपनी चाची सास के आगे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। 2 दिन बाद सलोनी रसोई में खाना बना रही थी, तभी वहाँ उसकी ननद मधु आती है। मधु भी सलोनी की मदद करने लगती है। ननद भाभी मिलकर काम कर रहे थे कि इतने में उनकी चाची शांति उनके घर आती है। जब शांति को घर में कोई दिखाई नहीं देता तो शांति रसोई में जाती है और वहाँ ननद भाभी को साथ में देखकर शांति कहती है, ये क्या है, घर में बहू आ गई है, फिर भी घर की बेटी को रसोई में आना पड़ा। हेलो, आप कौन हैं और हमारे घर में बिना पूछे आ कैसे गई? चलिए बाहर। आजकल के बच्चों को ना तमीज है ना शर्म लिहाज, बड़ों से कोई ऐसे बात करता है क्या? कुछ सिखाया भी है तेरी माँ ने तुझे, या ससुराल में ऐसे ही भेज दिया, खुद संभाल लेगी ये सोचकर? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मायके वालों के बारे में कुछ भी बोलने की? आप जानती भी हैं उन्हें। भाभी चुप हो जाओ, ये चाची जी हैं, आप भी कुछ भी बोलती ही जा रही हैं उनके आगे। क्या? चाची जी, तेरी सास ने तुझे बताया नहीं क्या कि मैं आने वाली हूँ, या जानकर मुझे सुना रही है? अरे चाची जी, भाभी आपको क्यों जानकर सुनाएंगी? वो तो उन्हें पता नहीं था कि आप कैसी दिखती हैं। उन्हें लगा कोई बाहर से अंदर आ गया है, इसलिए उन्होंने इतना कुछ बोल दिया। लो, अब तक तो तेरी भाभी ही बोल रही थी, लेकिन अब तो तेरी भी जुबान चलने लग गई। ये असर तेरी भाभी का ही है क्या, या घर में कोई हवा चल गई है जिससे सबकी जुबान चलने लगी है? माफ कीजिएगा चाची जी, मुझे नहीं पता था आप हो। आप बाहर बैठो, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। मधु जा, चाची जी को बाहर लेकर जा और माँ जी को भी बुला दियो। शांति बाहर हॉल में बैठ जाती है। शांति को आए हुए 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि इतनी देर में ही शांति ने हर एक इंसान को कम से कम 200 ताने सुना दिए थे। उमा और बाकी के सभी लोग साथ में बैठे हुए थे। तभी सलोनी सबसे पूछते हुए कहती है, माँ जी, आज खाने में क्या बनाना है बता दो, मैं आज आप सबकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। अरे उमा दीदी, कैसी बहू है आपकी, इसे तो कुछ पता भी नहीं है कि किसे क्या पसंद है। इससे अच्छे तो पड़ोसी होते हैं। अरे शांति, उसने पूछा ही तो है, इस बात पर ताने दे रही है। अभी आए हुए कितना समय हुआ है तुझे, जो इस बेचारी को तेरी पसंद नापसंद पता होगी, और तू बता भी देगी तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। दीदी, तुम्हारी बहू के तो पूरे लक्षण हैं कि जो ठीक ठाक चल रहा है ना, वो खराब करके ही मानना है। मेरी बहू की आदत काम बिगाड़ने की नहीं है, वो तो काम ठीक करना जानती है। चाची जी, आप भी क्या, अभी तो आई हैं और आप अभी से ये बातें लेकर बैठ गई हो। आप बस ये बताओ, आज आपको खाने में क्या खाना है? भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। हाँ चाची जी, आपको मेरी बात का बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफी मांग रही हूँ, और आप वो सारी बातें छोड़ो और अपनी पसंदीदा चीज बताओ, मैं आपके लिए वही बना कर ले आऊंगी। ये कैसी बहू ले आई है उमा दी, कुछ भी बोल लो, हर बात को हंस के ही टाल रही है। न चेहरे पर कोई शिकायत है, न ही गुस्सा। ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है मुझे। अरे शांति, अब बता भी दे क्या खाना है, और कितना सोचेगी तू? चल अब जल्दी से बता दे क्या खाएगी। शांति ताने देती रहती है और सलोनी बेचारी चुपचाप सब सुन लेती है। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। शांति के ताने अब दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे और ये ताने घर में हर एक सदस्य को सुनने पड़ते थे। धीरे धीरे दिन निकल रहे थे, पर शांति के ताने खत्म नहीं हो रहे थे और ना ही शांति घर से वापस जाने का नाम ले रही थी। कुछ दिनों बाद शांति अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसी समय वहाँ मधु कमरे की सफाई करने के लिए आती है और अपनी चाची को सोता हुआ देखकर वो बहुत धीरे धीरे सफाई करने लगती है। लेकिन इतना संभाल कर सफाई करने के बाद भी मधु से एक वास टूट जाता है और शांति की नींद खुलती है। तभी शांति कहती है, यहाँ पर तो तुम जैसे बच्चे हैं तो कोई इंसान ठीक से सो भी नहीं सकता है। चाची जी, मैं तो आपका ही कमरा साफ करने आई थी, लेकिन गलती से ये वास गिर गया और आपकी नींद खुल गई। इसमें मेरी क्या गलती है? अच्छा, मतलब तुझसे वास गिरा, इसमें भी मेरी गलती है? जरा भी तमीज नहीं है क्या? चाची जी, मैं मान रही हूँ कि मुझे और ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन आपको भी तो समझना चाहिए ना कि मैं जानबूझकर वास क्यों गिराऊंगी। लेकिन फिर भी आप मुझे ताने दे रही हैं।
यहाँ तो बच्चों को उनकी भलाई के लिए कुछ समझाना भी उन्हें चुभने लगा है। मेरी बात तेरे दिमाग में घुस जाएगी तो क्या इसमें कोई बुराई है? तुझे ही थोड़ी अक्ल आएगी ना। चाची जी, आपको ये ऐसा लगता है कि आपको छोड़कर और किसी में अक्ल नहीं है? बाकी के सभी लोग तो पागल है ना। चाची जी, आप भी किसी से कम नहीं हो, जब देखो ताने देती रहती हो। तेरी उम्र के थे ना जब हम, तो हमारी गोद में बच्चे आ गए थे, और आजकल के बच्चे, उन्हें अपनी जिंदगी की कुछ पड़ी ही नहीं है। शादी करने से ही पता चलता है क्या कि उसकी जिंदगी अब ठीक हो गई है? और नहीं तो क्या, यहाँ बैठकर बस अपनी माँ पर बोझ ही तो बन रही है। जरा अपनी भाभी से ही सीख ले, ज्यादा उम्र की नहीं है लेकिन अपना ससुराल संभाल रही है। शांति के यहाँ भी ताने शुरू हो गए और मधु को चुपचाप सर झुकाकर सारे ताने सुनने पड़ते हैं। शांति को यहाँ आए हुए अब कुछ ज्यादा ही दिन हो गए थे और शांति अपने घर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ दिनों बाद शांति उमा के साथ बैठकर बातें कर रही थी। तभी वहाँ मधु और सलोनी आते हैं और मधु कहती है, वैसे चाची जी, मेहमानों का घर में आना ना कुछ ही दिनों के लिए अच्छा लगता है। हाँ शांति, तू जब से आई है मेरे घर में बस अशांति ही है। बड़े दिन हो गए, कब जा रही है? माँ जी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? जब से चाची जी आई हैं तब से घर में चहल पहल तो रहने लगी है। अरे नहीं, अब मैं जा ही रही हूँ। बहुत दिन रुक गई मैं यहाँ, और सच बात है उमा दीदी, तुम्हारी बहू सच में बहुत अच्छी है। अरे वाह, आज पहली बार तेरे मुँह से ताने के बदले तारीफ सुनी है। शांति के ताने जाते जाते ही सही लेकिन खत्म हो ही जाते हैं और शांति वापस अपने घर चली जाती है। विमला हर दिन की तरह आज भी पूजा करके अपनी बहू को किचन में प्रसाद देने जाती है। तभी वो देखती है दूध उबल रहा है और सीमा अंगूर खाने में लगी हुई है। तभी विमला अपनी बहू से कहती है, बहू, तुझे क्या हो गया है? दूध उबल रहा है लेकिन तू तो अंगूर खाने में लगी है। अरे माँ जी, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। हाँ हाँ, क्यों देगी तू ध्यान? तुझे तो न जाने अंगूर से कितना प्यार है कि तू खुद को भी खतरे में डाल ले। माँ जी, इतना भी फेवरेट नहीं है कि मैं अपनी जान गवा दूं इस अंगूर के चक्कर में। तभी विमला किचन से चली जाती है। देर शाम विमला अपनी बहू सीमा को आवाज लगाती है लेकिन सीमा नहीं सुनती। जिसके थोड़े समय बाद ही विमला सीमा के कमरे में जाती है और देखती है सीमा अपने कमरे में सामने फोन रखकर चश्मा चढ़ाकर किसी राजा महाराजा की तरह बेड पर लेटी हुई अंगूर खा रही थी। ये देखकर विमला अपनी बहू सीमा से कहती है, वाह बहू वाह, मैं नीचे तुझे कब से आवाज लगा रही हूँ और ये तू है यहाँ अपनी वीडियो बनाने में लगी है, वो भी अंगूरों के साथ। माँ जी, वो तो मैं बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू और ये अंगूर। अब इंसानों के साथ टाइम पास करने की जगह तू इन अंगूरों के साथ समय बिता रही है। क्या करूँ माँ, आप तो कांता आंटी के साथ बैठ जाते हो और मैं कहीं जाते ही नहीं। बहू, तेरा ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो अब जाकर मेरे लिए चाय बना दे। तभी सीमा रसोई में चली जाती है। सीमा को अंगूर बहुत पसंद थे। वो अंगूर के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करती थी, बल्कि सीमा तो कहीं भी जाती तो अपने पल्लू में अंगूर बांध कर ले जाया करती। एक रोज सीमा मार्केट जा रही थी। तभी सीमा को रास्ते में कांता मिलती है, जो सीमा को देखकर कहती है, बहू कहाँ को जा रही है? विमला नहीं आई साथ? सीमा कुछ नहीं कहती क्योंकि उसने तो अपने मुंह में अंगूर ठूस रखे थे, जिससे वो बोलना तो चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती। ये देखकर कांता सीमा से कहती है, बहू बस रहने दे, जा बहू, तुझे लेट होगा मार्केट जाने में। इतना कहकर कांता वहाँ से चली जाती है और जाते हुए मन में सोचती है, हे भगवान, कैसी है विमला की बहू, भूखी रास्ते में खाती हुई जा रही है, जैसे विमला इसे कुछ खाने को ही ना देती है। ये कहकर कांता जब अपने घर पहुँचती है तो उसे दरवाजे पर विमला बैठी हुई मिलती है, जिसे देखकर कांता उससे कहती है, विमला, तू नहीं गई अपनी बहू के साथ मार्केट? अभी मुझे रास्ते में बहू मिली थी तेरी। अच्छा, मैं कहाँ ही जाती हूँ, वो ही चली जाया करती है। वैसे एक बात बोलूँ तो तेरी बहू को देखकर मुझे ऐसा लगता है ना जाने वो कितने जन्म की भूखी हो। तू ऐसे क्यों कह रही है मेरी बहू के बारे में? अरे ऐसे अंगूर की पोटली बांध रखी थी अपनी पल्लू में तेरी बहू ने, और मुंह में तो ऐसे अंगूर ठूस रखे थे कि उससे बोला ही ना जा रहा था। और मैंने कहा, बहू कहाँ जा रही है, तो उससे बोला भी नहीं गया। हे भगवान, ये लड़की न जाने कहां से मेरी किस्मत में आ गई है। वो तो मैं थी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कोई और तेरी बहू को ऐसे देख लेता तो तेरे ही घर की बेइज्जती होती ना। सही कह रही है तू कांता,
आने दे आज उसे घर, फिर बताती हूँ उसे। देर शाम मार्केट से सीमा भी घर आती है और आते ही अपनी सास से कहती है, माँ जी आपको पता है आज तो मार्केट में अंगूर बहुत सस्ते मिल गए हैं। ले आई फिर से नाक कटवाने के लिए इसे। ये क्या कह रही हो माँ जी आप? अंगूर से भरा किसी की नाक क्यों कटेगी? ऐसे कटेगी जैसे तू मार्केट में अंगूर ठूसते हुए जाती है और लोगों के जवाब के बदले तेरे मुंह से अंगूर गिरते हैं, ऐसे कटेगी नाक मेरी। माँ जी अरे वो तो मैंने जैसे ही अपने मुंह में 4-5 अंगूर के दाने डाले वैसे ही कांता आंटी ने मुझ पर एक के बाद एक सवाल के तोप दाग दिए। मैं क्या करती, और जब मैंने बोलने की कोशिश की तो मुंह से अंगूर गिरने लग गए। नहीं बहू, तू सही कह रही है, क्योंकि तुझे तो मैं घर में खाना पीना देती ही नहीं हूँ। माँ जी तो उन्हें समझना चाहिए था ना कि मैं कुछ खा रही हूँ, वो क्यों सवाल किए जा रही थी? हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तेरे खाने के बाद ही तुझसे सवाल जवाब करे, यही चाहती है ना तू तो। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस बात को भी कई दिन बीत जाते हैं और तभी एक सुबह उठकर सीमा पेट दर्द से चिल्लाने लगती है और विमला भी सीमा की आवाज सुनकर उसके कमरे में जाती है और सीमा से कहती है, बहू क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है और अपना गला फाड़ रही है? माँ जी पेट में बहुत दर्द हो रहा है अचानक से। क्यों, क्या हुआ? क्या खा लिया था जो पेट में दर्द हो रहा है? विमला सीमा के लिए डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर भी सीमा को चेक करने के बाद विमला से कहता है, अन्न का एक भी दाना अगर पेट में नहीं जाएगा तो पेट दर्द ही होगा। अंगूर सर्दियों में नुकसान तो नहीं करते, लेकिन लिमिट से ज्यादा खाने से तो नुकसान होगा ही। तो कोई भी चीज लिमिट में खानी चाहिए। लो कर लो बात। डॉक्टर साहब, मैं तो इसे समझा कर पागल हो चुकी हूँ ना। ये अंगूर खाना छोड़ेगी ना, इसके सर से मुसीबत जाएगी। इसमें भी आप अंगूरों को दोष दे रहे हो, ये तो गलत है ना माँ जी। माँ जी गलत नहीं है, मगर आप लिमिट में अंगूर खाया करें। खाना भी खाना जरूरी है। सीमा अगले दिन से ही फिर अंगूर खाने बैठ जाती है। ये देखकर विमला अपनी बहू से कहती है, बहू तू नहीं सुधरेगी, चाहे जो हो जाए। कल तक तो तू पेट के दर्द से मर रही थी और आज तूने फिर से अंगूर खाने शुरू कर दिए। माँ जी मुझे अंगूर इतने पसंद हैं कि मैं जब भी उन्हें देखती हूँ तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। देर शाम सीमा मार्केट के लिए निकलने लगती है, लेकिन इस बार भी वो अपने पल्लू में अंगूर की पोटली बांधे हुए थी, जिसे देखकर विमला सीमा से कहती है, तूने तो सर्दियों में भी मेरी नाक में दम कर दिया है, वो भी इन अंगूरों के चलते। क्यों बहू, तुझे समझ क्यों नहीं आती कोई भी चीज? माँ जी आकर आपसे बात करती हूँ, अभी मार्केट के लिए लेट हो रही हूँ। इतना कहकर सीमा मार्केट के लिए घर से निकल जाती है। तभी वो मार्केट पहुंचकर फल की रेडी पर जाकर अंगूर के 2-4 दाने तोड़कर खाने लगती है। ये देखकर फल वाला सीमा से कहता है, आप लग तो अच्छी घर से रही है, लेकिन आपकी हरकत राम राम। ओ हेलो, कहना क्या चाहता है? मैं ऐसे वैसे घर से हूँ, 2 ही तो अंगूर लिए हैं और तूने इतने में ना जाने क्या क्या कह दिया। मैडम जाओ ना अभी यहाँ से, धंधे के समय काहे को किरकिर कर रही हो? हाँ जा रही हूँ, चल अपना काम कर। ये कहकर सीमा अंगूर के 3-4 दाने और तोड़ते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी फल वाला फिर सीमा से कहता है, बड़ी अजीब हो मैडम आप तो, इतना कुछ बोल दिया तब भी आपको शर्म नहीं आ रही। लो ये मेरी तरफ से ये भी ले लो और जाओ। अरे भला आदमी है रे तू, चल अब मैं जाती हूँ, तेरे धंधे का समय है ना। जैसे ही सीमा मार्केट से निकलकर अपने घर जाने लगती है, वैसे ही वो नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी सीमा रुककर उस अनजान शख्स से कहती है, मैं तुम्हें काफी समय से देख रही हूँ, तुम मेरा पीछा काफी समय से कर रहे हो। ऐसी क्या बात है जो तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं तेरा इसलिए पीछा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को तू पसंद आ गई है रे। चुप कर, चोर सी शक्ल का। जाता है कि नहीं यहाँ से, वरना मैं चिल्ला दूंगी। चिल्ला कर तो दिखा। चल निकाल अपना फोन और पर्स और हमारे हवाले कर और चुपचाप निकल जाए यहाँ से। भैया भैया मुझे छोड़ दो, मैं आपको देती हूँ ना पर्स, फोन, सब ले लो मुझसे मेरा, पर मुझे कुछ मत करना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इतना बोलकर सीमा अपने साड़ी के पल्लू में बंधे अंगूरों की पोटली खोलकर 2-4 अंगूर चोर के आंखों पर मारती है, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता और वो जोर से चिल्लाता है, कहाँ है तू? आज तू कहीं जा नहीं सकती, मैं यहाँ तेरे को छोड़ेगा नहीं। इतने में सीमा वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए घर पहुँचती है। विमला भी अपनी बहू को हाफता हुआ देखकर
उसे कहती है, बहू तुझे क्या हुआ? क्यों हाँफ रही है? भाग कर आई है क्या? हाँ माँ जी, भागते हुए आई हूँ। आपको पता भी है मेरे पीछे एक चोर पड़ गया था और मुझसे मेरा फोन पर्स छीनने की कोशिश कर रहा था, वो भी चाकू दिखाकर। हे भगवान, बताओ आजकल का समय कितना खराब हो गया है। घर से अकेले निकलना भी सही नहीं है। आज तो वो मुझे मार ही डालता अगर मेरे अंगूर मेरे साथ ना होते तो। ये मजाक का समय नहीं है। मुझे ये बता कि कैसे भागकर आई तू उस चोर से? कहीं वो पीछे पीछे घर तक तो नहीं आ गया ना? माँ जी मैं सच कह रही हूँ, अंगूर ने ही मेरी जान बचाई है। सीमा बहू, ये तू क्या कह रही है? कहीं चोट तो नहीं आ गई? बहकी बहकी बातें कर रही है। माँ जी मुझे कोई चोट नहीं आई और न ही मैं कोई बहकी बहकी बातें कर रही हूँ। तो अंगूर ने तेरी जान कैसे बचाई? बोल ना। मैंने अपने पल्लू में अंगूर की पोटली बांधी हुई थी और जैसे ही चोर ने मेरा पीछा किया तो मैंने अपनी पोटली खोली और अंगूर उठा के मैंने चोर के सीधा मुंह पे फेंक मारा, जिस वजह से उनकी आंखों में लग गया और मैं वहाँ से भाग गई। अच्छा ऐसा क्या? चल, तेरे अंगूर ने कुछ तो अच्छा किया ना। अंगूर की वजह से सीमा की जान बच गई। यही सोचकर विमला चैन की सांस लेती है। ममता की बहू रिया सावली होने के साथ अपने साथ दहेज में 1 रुपया नहीं लाती तो क्या, वो अपने साथ अच्छी किस्मत लाई जिससे उसकी सास उसे अपना लेती है। या फिर ममता को दहेज में पैसे वाली बहू चाहिए थी, जिसकी वजह से ममता अपनी बहू के साथ क्या करने वाली थी। चलिए जानते हैं इस कहानी में। रिया की शादी को 5 दिन हुए हैं और इन 5 दिनों में ही ममता अपनी बहू रिया को कई ताने दे चुकी थी, क्योंकि रिया का रंग थोड़ा सांवला था और तो और उसके घर वालों ने कोई दहेज भी नहीं दिया था। ऐसे में ममता कोई मौका नहीं छोड़ती थी रिया को ताने देने का। एक रोज सुबह 5 बजे ही ममता अपनी बहू के कमरे का दरवाजा पीटते हुए रिया से कहती है, बहू उठी नहीं तू अभी तक? ये तेरा ससुराल है, तेरे बाप का घर नहीं जो अब तक सोई हुई है। तभी रिया अपनी सास की आवाज सुनकर अपने कमरे से निकल कर आती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी मैं आ ही रही थी। हाँ हाँ मुझे पता है, चल अब जाकर खाना बना। रिया अपनी सास के कहने पर खाना बना रही होती है कि तभी कुछ समय बाद ममता को एक कॉल आता है, जो लड़के वालों का कॉल था ममता की बेटी रूहानी के लिए, जिसका रिश्ता करीब 2 सालों से हो नहीं रहा था। और ये सुनकर ममता खुशी से अपने बेटे रोहित से कहती है, रोहित अपनी रूहानी का रिश्ता पक्का हो गया, लड़के वाले मान गए हैं, उन्हें लड़की पसंद है। ये बहुत अच्छी बात है माँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। अपनी छोटी की शादी है। पास में बैठी रूहानी भी अपनी माँ से कहती है, माँ, भाभी के आने से अपने घर में कई खुशखबरी आई है। भले ही भाभी दहेज में कुछ भी न लाई हो, लेकिन वो अपने साथ दहेज में किस्मत बड़ी भाग्यशाली लाई है। वो क्यों किस्मत लाएगी साथ? उसके आने से नहीं हुआ है ये सब, ये तो हमारे अच्छे कर्मों का फल है। माँ, मुझे भी लगता है कि रिया अपने साथ में दहेज में किस्मत लेकर आई है। जब इसका चेहरा ही इतना काला है तो उसकी किस्मत कौन सी अच्छी होगी? जैसी शक्ल वैसी किस्मत। माँ, अगर भाभी की जगह मैं होती तो भी क्या आप ऐसे ही बोलती? ऐसे कैसे हो जाती तू सांवली या फिर काली? उसकी तो पैदाइश ही ऐसी है। घर वालों का ये मानना था कि रिया की किस्मत अच्छी है, उसके आने से बहुत सी चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन ममता ऐसा नहीं मानती थी। देर शाम जैसे ही रोहित ऑफिस से घर आता है, वैसे ही वो सबसे पहले रिया को मिठाई खिलाते हुए कहता है, रिया अब तो मानना ही पड़ेगा कि वाकई तुम दहेज में अपने साथ भाग्यशाली किस्मत लेके आई हो। पहले बताओ तो किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? मेरा प्रमोशन हो गया है। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया, हमारे साथ भी खुशियाँ बांट लो। हाँ क्यों नहीं माँ, ये आप खाओ और ये तेरा छोटी। ममता को तो इस बात का बहुत बुरा लगता है कि रोहित पहले रिया को मिठाई खिला देता है, उसे नहीं। जिस पर ममता रोहित से कहती है, जा जाकर अपनी बीवी को ही खिला और उसके ही गुण गा। माँ, खुशी के मौके पे क्या लेकर बैठ जाती हो? ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता। और इसकी किस्मत से तो कुछ भी होने वाले भी हो तो पहले ही कुछ अशुभ हो जाए। माँ, हमने ये थोड़ी ही कहा था कि हम भाभी की किस्मत से जी रहे हैं। हमारे कहने का मतलब था कि उनकी किस्मत अच्छी है और उनका इस घर में आना शुभ है। ये बातें चल ही रही होती हैं, तभी ममता से मिलने कांता आती है, जो कि ममता की पड़ोसन है
और वो रोहित के हाथों में मिठाई का डब्बा लिए देखकर रोहित से कहती है, किस खुशी में मिठाई खिला रहा है? इसका प्रमोशन हुआ है इसकी मेहनत से, और ये कह रहा है इसकी बीवी की वजह से इसका प्रमोशन हुआ है, क्योंकि वो दहेज में कुछ नहीं लाई लेकिन किस्मत जरूर लाई है। हाँ, सही तो कह रहा है रोहित। तेरी बहू दहेज में कुछ लाए या ना लाए, किस्मत तो जरूर लाई है। तभी तो तेरी बेटी का रिश्ता भी पक्का हो गया है और अब रोहित का प्रमोशन भी हो गया है। तो किस्मत तो तेरी बहू की वाकई में अच्छी है। तू भी इनके साथ शामिल हो गई। मैं तो सच ही कह रही हूँ, जो मुझे दिखा, वरना इतने सालों में तो मैंने कुछ अच्छा नहीं सुना तेरे घर के बारे में। अगले दिन ममता आंगन में बैठी होती है। तभी रिया को पोछा लगाता हुआ देखकर ममता अपनी बहू को ताने मारते हुए कहती है, मेरे घर वाले तो पागल हो गए हैं, ना जाने किस्मत लेकर बैठे हैं। इनके बाप ने दहेज तो दिया नहीं, किस्मत कहाँ से देंगे। ममता वहाँ से उठकर गेट के बाहर ही जा रही होती है कि तभी रिया अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप अपने कमरे में चले जाइए, क्योंकि वहाँ मैंने पोछा लगा दिया है। हाँ, अब तो कुछ समय बाद ही मुझ पर भी हुक्म चलाने लगेगी। जैसे ही ममता अपने कमरे में जाने लगती है, वैसे ही वो बाहर शोर सुनती है कि किसी ने कांता की चैन छीन ली है। ये सुनकर ममता हैरान रह जाती है, क्योंकि कांता तो ममता के घर आ रही थी, लेकिन उससे पहले ममता दरवाजे पर बैठने जा रही होती है। ऐसे में ममता अपनी चैन को देखकर कहती है, आज तो जान बच गई, नहीं तो कांता की जगह मेरी चैन जाती। क्या सच में मेरी बहू अपने दहेज में किस्मत लाई है? उसके कहने पर ही मैं कमरे में गई, नहीं तो घर से बाहर जा रही थी। ममता ये सोच ही रही होती है कि तभी कांता रोते हुए ममता के पास आती है और उससे कहती है, ममता देख, मैं तेरे घर के पास ही आ रही थी, लेकिन 2 बाइक पर चोर आए और उन्होंने मेरी सोने की चेन गले से खींच ली। सुनी मैंने तेरी सारी बातें। अगर आज तू नहीं जाती तो मैं भी बाहर जा रही थी, लेकिन बहू ने कहा कमरे में चले जाओ और मैं कमरे में चली गई। और तू कहती है कि तेरी बहू की किस्मत बहुत बुरी है। वो तो अपने साथ दहेज में वाकई खुशियाँ लेकर आई है, तू मान या ना मान, लेकिन मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। ममता, अब क्या करूँ मैं? रोने धोने से कुछ नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया। सोच, तेरी जान तो बच गई ना। अब जैसे ही ये बात रोहित और रूहानी को पता चलती है, वो भी रिया की किस्मत का होना बता रहे थे कि वाकई रिया की किस्मत इतनी अच्छी है। लेकिन ममता तो अब भी उसकी किस्मत को कोस ही रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी लगता है कि ये रिया की वजह से ही हुआ है। अगर वो नहीं टोकती तो शायद कांता की जगह ममता बाहर होती और उन चोरों की शिकार हो जाती। अगली सुबह सारा काम हो जाने के बाद ममता अपनी बहू रिया से कहती है, बहू, तेरा काम हो गया हो तो जाकर मार्केट से सब्जी लेकर आ। माँ जी, वो थोड़े कपड़े धोने हैं, वो कर लेती हूँ, उसके बाद ही जाऊंगी। आकर घर का काम हो जाएगा, तू पहले बाहर का काम निपटा ले। रिया अपनी सास की बात ना मानकर कपड़े धोने में बिजी हो जाती है और कुछ समय बाद ममता सीढ़ियों से उतरते हुए एक बार फिर रिया से कहती है, बहू, तुझे मैंने कहा ना कि जाकर मार्केट से सब्जियां ले आ, शाम हो जाएगी। बस माँ जी, कपड़े छत पर डाल दो, फिर मेरा काम हो जाएगा। ये कहकर रिया छत पर जा ही रही होती है और ममता नीचे आ रही थी। तभी ममता कांता की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से उतरने की कोशिश करने लगती है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी रिया अपनी सास को लड़खड़ाते हुए देखकर उनका हाथ पकड़ लेती है और रिया अपनी सास को बचा लेती है। दूसरी तरफ से कांता भी घर आती है तो ममता को देखकर कहती है, ध्यान से ममता। ये देखकर ममता कि वो गिरने से बच गई और उसकी जान रिया ने बचाई है, वो हैरान रह जाती है और उसे समझ आ जाता है कि अगर अभी रिया घर पर नहीं होती तो वो सीढ़ियों से गिर चुकी होती। और अब दोनों ही नीचे आते हैं और कांता ममता से कहती है, देखा तूने, मैंने कहा था ना कि तेरी बहू दहेज में कुछ लाई हो या ना लाई हो, लेकिन अपने दहेज में इतनी अच्छी किस्मत लाई है। हाँ, आज मैं मान गई कि मेरी बहू ने दहेज के सामानों से मेरे घर को नहीं भरा, लेकिन उसकी अच्छी किस्मत से इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। इस तरह ममता को एहसास होता है कि उसकी बहू दहेज में किस्मत लाई है और उसके आने से उसके घर में सिर्फ खुशियाँ ही आई हैं। शीला अपनी सहेली विभा के साथ अपने घर आ रही थी। तभी विभा को रोड पर एक कचौड़ी वाला दिखता है। उस कचौड़ी वाले को देखकर
विभा शीला से कहती है। शीला देखना कचौरी, यम, चलना कचौड़ी खाते हैं। वैसे भी मेरा बहुत ज्यादा मन है कचौड़ी खाने का। यार मुझे नहीं खानी है वो आलू वाली कचौड़ी। हे भगवान, तूने आलू वाली कचौड़ी के अलावा कोई और कचौड़ी नहीं खाई क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? और आलू कचौड़ी के अलावा कौन सी कचौड़ी होती है, जरा बता तो सही। चल मैं तुझे खिलाती हूँ। जब तू कचौड़ी खाएगी ना तब तुझे पता चलेगा कि आलू कचौड़ी के अलावा भी और दूसरी कचौड़ी होती है। अब क्या था, विभा अपनी सहेली शीला को उस रेडी के पास ले जाती है और कचौड़ी वाले से कहती है, अरे ओ भैया, जरा 2 प्लेट कचौड़ी लगाना। अब थोड़ी ही देर में कचौड़ी वाला उसे कचौड़ी दे देता है और जैसे ही शीला कचौड़ी खाती है वैसे ही मानो उसको उसका स्वाद काफी अच्छा लगता है, जिस पर शीला विभा से कहती है, वाह यार, ये कचौड़ी कितनी टेस्टी है। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसको खाती ही रहूं। देखा, मैंने कहा था ना कि जब तुझे कचौड़ी का टेस्ट पता चलेगा तो तू इसको नहीं छोड़ेगी और मेरी तरह तू भी कचौड़ी लवर बन जाएगी। कचौड़ी लवर, वाह, नाम अच्छा है। अच्छा विभा, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम अपना एक व्लॉगिंग चैनल खोल ले। चैनल? भला हमको खुद के लिए भी टाइम मिलता है जो अब हम चैनल के लिए टाइम निकालेंगे? अरे यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है। व्लॉगिंग का मतलब होता है यही ना कि हम जो भी करें वो बस ऑनलाइन सभी को दिखाएं। हाँ, पर हम डेली अपने ऑफिस और घर की चीजों को भी तो नहीं दिखा सकते हैं ना। यार देख, मैं तो अपना चैनल खोलूंगी और अगर तुझे मेरा साथ देना है तो दे दे, नहीं तो कोई बात नहीं। शीला अब खुद का चैनल खोलने की ठान लेती है और अपने घर जाकर वो सबसे पहले खुद का चैनल बनाती है और खुद से कहती है, अब मैं खुद का व्लॉग बनाकर यूट्यूब पर डालूंगी, इससे अब मैं बहुत जल्दी ही फेमस हो जाऊंगी। यस। वो खुद से बात कर ही रही थी तभी शीला की माँ नेहा उसे आवाज लगाते हुए कहती है, शीला, ओ शीला, आज खाना खाना है या नहीं? चल बेटा, चल कर खाना खा ले, नहीं तो माँ आज मुझे बहुत मारेगी। हाँ माँ, आ गई बस। माँ, आज खाने में क्या बनाया है आपने? चावल दाल है। माँ, कचौड़ी क्यों नहीं बनाई आपने? आपको पता भी है आज मैंने और विभा ने कचौड़ियाँ खाई और वो कचौड़ी सच में बहुत टेस्टी थी। हाँ हाँ, बाहर का ही खाते रहे तू बस। तुझे बाहर का खाने के अलावा कोई और दूसरा काम है या नहीं? माँ, ऐसे क्यों बोलती हो तुम? आप देखना, एक दिन आपकी ये बेटी कचौड़ी खाने की वजह से बहुत फेमस हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, पर फिलहाल तू अभी खाना खा। इस तरह से अब शीला खाना खाकर अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उठकर अपने हाथों में फोन लिए यूट्यूब पर अपना व्लॉग स्टार्ट करते हुए अपने फैंस से बोलती है, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी माँ से मिलवाने के लिए ले जाती हूँ। शीला अब अपना फोन लेकर अपनी माँ के पास जाती है और व्लॉगिंग करते हुए कहती है, तो दोस्तों, ये है मेरी माता श्री। माँ, आज आप खाना क्या बना रही है? जो तू नहीं खाती है। हैं? ये कौन सा खाना है माँ? खैर, इन सब को छोड़ो माँ, ये देखो मैंने व्लॉगिंग चैनल शुरू कर दिया है। चलो अब आप भी मेरे फैंस को हाय करो। भाग रही है या मारू अभी चप्पल से? भाग यहाँ से। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर अब शीला वहाँ से चली जाती है और अपनी व्लॉगिंग बंद कर अपनी माँ के पास वापस आती है और उनसे कहती है, माँ, आपको पता है ना कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, उसके बाद भी आपने मुझे ऐसा कहा। आपको पता है कि मेरी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। तेरी जुबान बहुत चल रही है। अब तू देख मैं तुझे कैसे भगाती हूँ अपने घर से। एक तो भैंस होकर घर में पड़ी हुई है, ऊपर से ना ही शादी ही कर रही है। अपनी माँ का ऐसा गुस्सा देखकर शीला वहाँ से चली जाती है, पर नेहा के दिमाग में शीला की शादी की बात बैठ जाती है और अब वो बहुत ही जल्द शीला की शादी एक अतुल नाम के लड़के से करवा देती है। शादी के बाद जब विदाई की रस्म हो रही होती है तब शीला अपनी माँ से रोते हुए कहती है, माँ, आपने मेरी शादी इसलिए करवा दी ना ताकि मैं आपको कचौड़ियों के लिए परेशान न करूँ, पर कोई बात नहीं माँ, आपने मेरी शादी कर दी है तो अब देखना आपकी बेटी बहुत फेमस हो जाएगी क्योंकि उसको पूरी फ्रीडम मिल जाएगी अब। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ कि तुझे कितनी फ्रीडम मिलती है, पर हाँ ध्यान रहे कि तू अपने ससुराल में कभी कोई ऐसा काम मत करियो जिससे तेरी और तेरे ससुराल वालों की बदनामी हो, समझी? थोड़ी देर बाद अब शीला की विदाई हो जाती है और कुछ समय बाद शीला अपने ससुराल आ जाती है। अगली सुबह जब शीला की पहली रसोई होती है तब शीला अपने फोन में व्लॉगिंग शुरू कर देती है
और अपनी सभी फैंस से कहती है, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज मैं आपको कचौड़ी बनाना सिखाऊंगी। आप सभी ने आलू कचौड़ियाँ तो बहुत खाई होंगी, पर मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपको नई नई तरह की कचौड़ियाँ बनाना सिखाऊंगी। तो दोस्तों, ये है पापड़ी कचौड़ी। वैसे ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। इस तरह अब शीला व्लॉगिंग करते हुए बहुत तरह की कचौड़ियाँ बना लेती है। तभी उसकी सास कांता वहाँ आती है और अपनी रसोई में इतनी सारी कचौड़ियाँ देखकर अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, ये क्या किया तूने? इतनी सारी कचौड़ियाँ क्यों बना दी? वो माँ जी, मुझे कचौड़ियाँ बहुत पसंद है और आपको पता है मुझे कचौड़ियाँ बनाने के साथ साथ खाना भी बहुत पसंद है। हे भगवान, ये तूने कैसी घरनाशी बहू दे दी। इसकी आज पहली रसोई है और आज ही के दिन इसने इतनी सारी कचौड़ियाँ बना दी कि सब वेस्ट हो जाएगी। कांता अपनी बहू के ऊपर चिल्ला ही रही होती है। तभी शीला का पति रोहन आ जाता है और अपनी माँ को ऐसे सर पकड़े चिल्लाता हुआ देखकर अपनी माँ से कहता है, माँ क्या हुआ? आप इतना क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? आपको पता भी है चिल्लाकर आपने इस घर को सर पर उठा रखा है। बेटा देखना, बहू की आज पहली रसोई है, इसने इतनी सारी कचौड़ियाँ बना दी है। अरे भाई, इतनी सारी कचौड़ियाँ खाएगा कौन? माँ जी, मुझे कचौड़ियाँ बहुत पसंद है और मैं बनाती भी अच्छा हूँ। एक बार आप मेरे हाथों की कचौड़ियाँ खाकर तो देखिए। अरे नहीं खानी मुझे तेरे हाथ की कचौड़ियाँ, ना जाने कैसी बनाई होगी तूने। माँ, आप शीला को ऐसे क्यों बोल रही हैं? अरे ठीक है, कोई बात नहीं। और क्या हो गया? अगर उसने इतनी सारी कचौड़ियाँ बना भी दी तो माँ, ये खाने की चीज है। अब इंसान खाने के लिए भी ऐसे सोचेगा तो क्या हो गया? पर बेटा, मुझे इसकी कचौड़ी बनाने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन तू खुद सोच कि इसने इतनी सारी कचौड़ियाँ बना दी है। इतना तो वो इंसान भी नहीं खा सकता जो कचौड़ी का फैन हो। माँ, आज इसकी पहली रसोई के साथ मुंह दिखाई भी है। एक काम करो, इन कचौड़ियों को पैक कर दो। पैक होने के बाद हर उस इंसान को देते हैं जो मुंह दिखाई की रस्म में आएगा। इसी बहाने उन लोगों को शीला के हाथों की कचौड़ियाँ भी मिल जाएंगी और हमारी कचौड़ियाँ बर्बाद भी नहीं होंगी। कांता अब अपने बेटे की बात से सहमत हो जाती है और अब वो ठीक वैसा ही करती है जैसा रोहन ने कहा था। अब जब कांता की पड़ोसने उसके हाथ की कचौड़ियाँ खाती हैं, तो वो शीला की तारीफ करते हुए कहती हैं, अरे कांता बहन, तेरी बहू के हाथों में तो जादू है, जादू। देख तो इसने कचौड़ी कितनी अच्छी बनाई है। हाँ हाँ, आखिर बहू किसकी है? सभी औरतें हंसी ठिठोली कर ही रही थी। तभी पड़ोसन की पोती आती है और शीला को देखकर कहती है, अरे आप मोहन भैया की वाइफ है? हाँ, क्यों, क्या हुआ? तुझे रोहन भैया की वाइफ अच्छी नहीं लगी क्या? अरे आंटी, आपको भी पता है आपकी बहू की वीडियो कितनी फेमस हो रही है। देखो आंटी, मैं उनको फॉलो करती हूँ। जब मैंने इनके घर का बैकग्राउंड देखा तो मैं समझ गई थी, जिसके बाद मैं सीधा यहीं आ गई। कांता बहन, तुझे तो कचौड़ी खाने वाली के साथ साथ यूट्यूबर बहू भी मिल गई। हाँ बहन, ये है मेरी कचौड़ी खाने वाली बहू।